नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास एपिसोड। आपका खैर मक़दम, वेलकम और स्वागत है। हाल ही में सऊदी अरब और अमेरिका के बीच बड़े समझौते हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान की खूब तारीफ़ें की हैं। ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में 3 मुल्कों के दौरे में $4 खरब से ज़्यादा के समझौते और कतर की तरफ से लग्जरी जहाज़ की शक्ल में तोहफे के नाम पर खुली रिश्वत ली है। ये जहाज़ ओहदे से हटने के बाद भी ट्रंप की ज़ाती प्रॉपर्टी होगा। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच होने वाले समझौतों पर ख़ास चर्चा के लिए ईरान रेडियो हिंदी के सीनियर जर्नलिस्ट अहमद अब्बास ने जाने माने भारत के इंटरनेशनल अफेयर्स के एनालिस्ट सौरभ कुमार शाही से खास बात की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि ट्रंप इलाके में चीन का असर कम करना चाहते हैं। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत गहराई से चर्चा की है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच ताल्लुकात की खराबी की रिपोर्ट को भी गलत साबित किया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड ये वीडियो आपके सामने पेश कर रहा है ताकि आप गहराई से समझ सकें। इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में हम आपको ईरान रेडियो हिंदी का लिंक भी दे रहे हैं ताकि आप उस चैनल पर जाकर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें और उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको आइंदा भी उनके वीडियो लगातार मिलते रहें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए देखें अमेरिका और अरब मुल्कों, ख़ास तौर से सऊदी अरब से होने वाले समझौतों के बारे में सौरभ कुमार शाही ने अहमद अब्बास से बात करते हुए क्या कुछ खास कहा है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति का सऊदी अरब दौरा चकाचौंध मचा देने वाले शो से कम नहीं था। व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर जारी होने वाले बयान के मुताबिक ट्रंप को इस दौरे में $600 अरब हाथ लगे हैं। इस तरह के आने वाले समय में सऊदी अरब अमेरिका के भीतर अलग अलग फील्ड्स में $600 अरब का इन्वेस्टमेंट करेगा। $142 अरब के डिफेंस सौदे हुए हैं, जिसके तहत अमेरिका की दर्जन भर से ज़्यादा कंपनियों को भारी मुनाफा होने की उम्मीद है। ये हिस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा कहा जा रहा है। सऊदी कंपनी डेटा वोल्ट अमेरिका में $20 अरब का निवेश करेगी, जिसमें AI डेटा सेंटर और ऊर्जा बुनियादी ढांचा शामिल है। गूगल, डेटा वोल्ट, ओरेकल, सेल्सफोर्स, AMD और उबर दोनों देशों में $80 अरब का निवेश करेंगे, जिससे मॉडर्न टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलेगा। तो ये एक लंबी सूची है जो मीडिया हेडलाइनों और बहसों के लिए एक अच्छी खुराक साबित हुई, जबकि व्हाइट हाउस के बयान को देखने से अंदाज़ा ये होता है कि चीन, कनाडा, यमन, ईरान हर फ्रंट पर नाकामी का सामना करने वाले ट्रंप के लिए ये दौरा दुनिया जीत लेने जैसी कामयाबी है। मगर यहाँ बहुत सारे सवाल पैदा हो जाते हैं। बड़बोले ट्रंप हर जगह पीछे हटने पर मजबूर हुए, मगर सऊदी अरब में उनको कामयाबी कैसे मिल गई? अमेरिका जिस तरह के आर्थिक दबाव से गुजर रहा है और जिस तरह का कर्जा और बजट घाटा अमेरिका के सामने है, उससे निपटने में ट्रंप का ये दौरा कितनी मदद कर सकेगा और सऊदी अरब उसका कितना मददगार बनेगा? बात करते हैं सऊदी अरब की आर्थिक हालत की। तेल संपन्न सऊदी अरब की भी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि ट्रंप को फुसलाने के लिए अंधाधुंध पैसे उड़ाए। सऊदी अरब सरकार का घाटा पिछले साल 43% बढ़कर 4 साल के उच्चतम स्तर $30.8 अरब पर पहुंच गया, जिससे पिछले 10 वर्षों का कुल घाटा $454.6 अरब हो गया। इस मुद्दत में सरकार ने एक बार सिर्फ 2022 में सरप्लस दर्ज किया, जब यूक्रेन जंग के वजह से ऊर्जा की कीमतों में तेजी आ गई थी। इन पहलुओं को किसी हद तक गहराई से समझने की कोशिश करेंगे सौरभ कुमार शाही साहब से। मैं हूं अहमद अब्बास, आप सभी को मेरा सलाम। तो हम बात करेंगे इस ट्रिप के अलग अलग पहलुओं पर। इस ट्रिप के दौरान क्या क्या हुआ, उसके जो कुछ नज़र आया वो एक अलग चीज़ है, उसमें बड़ी चमक दमक है, लेकिन उसके कुछ अंदरूनी पहलू भी हैं, कुछ अंदरूनी एंगल भी हैं। हम उन्हीं पे नज़र डालेंगे, फोकस करेंगे ताकि इस दौरे में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, जो डील्स हुई हैं, उनको अच्छी तरह से समझ सकें। तो शाही साहब इसमें हमारी मदद करेंगे और हमें समझाएंगे कि ये डील्स किस टाइप की हैं। शाही साहब, हम शुरू यहाँ से करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना दूसरा टर्म शुरू होते ही
एक बिल्कुल एग्रेसिव मोड में आगे बढ़ना शुरू किया और जैसे कि वो दुनिया को फतह कर लेना चाहते उस अंदाज से आगे बढ़े। लेकिन फिर देखने में आया कि टैरिफ का मामला हो कनाडा का या दूसरे जो मसले हैं, हमने देखा कि वो उसमें पीछे हटने पे मजबूर हुए। टैरिफ वाले मौजू पे हम एक बार अलग आपसे बात करेंगे, चूंकि अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है। मगर यहाँ आज हम ये बात करना चाहेंगे कि ट्रंप जिन्हें बार बार पीछे हटना पड़ा, सऊदी अरब में वो काफ़ी कामयाब नजर आए। यानी इस माना में कामयाब नजर आए कि वो डील्स कर ले गए अपनी मर्जी के मुताबिक। क्या वजह थी? देखिए, बाकी मुल्क में और पर्शियन गल्फ के कंट्री में तो सबसे मेजर डिफरेंस तो यही है कि कोई डेमोक्रेसी का तो कोई नामो निशान है नहीं, तो कंसल्टेशन वगैरह का कोई कल्चर नहीं। जनरली क्या होता है कि आप अगर इंटरनेशनल कोई एक एक्शन होता है तो उसके रद्द-ए-अमल के लिए जब आप तैयारी करते हैं तो आप एक कंसल्टेशन करते हैं, एक डोमेस्टिक कंसल्टेशन का प्रोसेस होता है जिसके अंतर्गत आप ये फैसला लेते हैं कि इतना आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, क्या करना है, नहीं करना है, ये सारा फैसला लेते हैं। वो उस तरह की कोई चीज़ जो है वो एग्जिस्ट करती नहीं है, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो कतर हो। तो जाहिर है कि वहाँ वो अपीजमेंट वाली पॉलिसी होती है। दोनों केसेस में आप अगर देखें, उनके पुराने हिस्ट्री को देखें तो अपीजमेंट की जो पॉलिसी है वही उनके फॉरेन पॉलिसी को ड्राइव करती है। जैसे सऊदी अरब के केस में हम सब जानते हैं कि मोहम्मद बिन सुल्तान का क्या रोल था अदनान अशोकी के मर्डर में, और किस तरह से उन्होंने उनको एक तरीके से इंटरनेशनल पराया जो है वो घोषित कर दिया गया था। तो जाहिर है कि वो एक प्रेशर पॉइंट है, और हालांकि अमेरिका अपने इंटरेस्ट के आगे कुछ भी नहीं देखता, कोई ह्यूमन राइट और कोई इस तरह की चीज़ जो है वो काम नहीं करती। सबको पता था कि वो जर्नलिस्ट किसके लिए काम करते थे, वॉशिंगटन पोस्ट में करते थे, तो CIA का माउथपीस है और उनके लिए वो काम करते थे। लेकिन जब मर्डर उनका हो गया तो फिर उसके बाद उसको एज अ लेवरेज यूज किया गया, प्रेशर पॉइंट यूज किया गया, उनको उनके राइट को नहीं देखा गया। कतर का भी एक आप देखें, एक मैं इंटरव्यू देख रहा था अभी जिसमें वहाँ के एक ऑफिशियल, जाहिर है कि वो नाम उनका नहीं था पर वो ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे। उन्होंने एक बात कही कि आपको याद होगा जब कतर का ब्लॉकेड शुरू किया था बाकी पर्शियन गल्फ कंट्रीज ने, तो उससे पहले उनके पास कोई एक ऑफर लेके आया था, जो दामाद हैं इनके साथ, तो वो ऑफर लेके आए थे और उन्होंने कहा था कि तुम हमें ये करने दो, ये बनाने दो और ये सारी चीजें करने दो, ये तुम इन्वेस्टमेंट कर लो तो तुम्हारे साथ अच्छा। वो उसने खारिज कर दिया, क्योंकि उससे पहले इस तरह का माफिया स्टाइल, जिसको कह सकते हैं कि अमेरिका में इसको अंग्रेजी में कहते हैं शेक डाउन, कि शेक डाउन करके यानी आपसे उससे पैसे निकाल लेना, उन्होंने देखा नहीं था। बाद में उसी के जस्ट बाद ये ब्लॉकेड शुरू हो गया। जब ब्लॉकेड शुरू हुआ तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, उस ऑफिशियल ने, ऑफ द रिकॉर्ड, बहुत सीनियर ऑफिशियल है जिसका हवाला देके रिपोर्ट छापी गई थी। उसने कहा कि हमें पता होता कि सिर्फ इतने सारी चीज से इतनी मुश्किल जो है वो नहीं आती, पेश नहीं आती, तो हम उसकी बात मान लिए हो। तो वो लेसन लर्न, तो इस बार जो है वो दोनों ममालिक ये लेसन लर्न के मोड में थे, तो उन्होंने मतलब वो छूटते ही जो डिमांड थी उसको मान ली। हालांकि उसके जो नुआंसेस हैं डिमांड के, वो जो डील्स हैं उसमें कमिटमेंट करना और वो उसको फुलफिल करना, उसमें बहुत फर्क है। जैसे आपने देखा होगा कि एक ये है कि बोइंग को बहुत पुश किया जा रहा है कि बोइंग किसी तरह से बोइंग प्लेन जो है वो बिके। आपने देखा भी कि कतर ने एक बड़ा ऑर्डर जो है उसके लिए प्लेस किया है। लेकिन बात है कि अगर आपकी प्लेन हवा से गिर जा रही है बार बार, जैसा कि 373 मैक्स में हम लोगों ने देखा, तो ऐसे सूरत हाल में डील पे साइन करना और आपके प्लेन को सही में खरीदना, उसमें है एक गैप है, यानी वो तमाम और भी इश्यूज हैं जिसके बाद ये चीजें होंगी। तो हाँ, एग्जैक्टली ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने उठाया। शाही साहब अपनी बात जारी रखेगा, मैं एक चीज खाली याद दिलाना चाहूंगा। जो ट्रम्प ने जब पिछले टर्म में पहला सफर सऊदी अरब का किया और $450 बिलियन की उन्होंने डील्स की, मैं कहीं आंकड़े देख रहा था कि अब तक उसमें से $95 बिलियन ही अमेरिका को मिल सके हैं 8-9 साल में। तो आप ये बहुत सही पॉइंट कर रहे हैं कि डील कुछ और बात है और प्रैक्टिकली उसका जो है वो एग्जीक्यूट हो जाना एक अलग चीज।
जी जी, और दूसरा ये भी है कि देखें, सबको सबको ये इम्कान है ना कि अगली बार तो ये प्रेसिडेंट रहेंगे, हालांकि यदि कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की कोशिश करेंगे तो अमेरिका में सिविल वॉर भी हो सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की जो लिमिट है उसके हिसाब से तो अगली बार ये सदर नहीं रहेंगे। तो लोग को ये लगता है कि अच्छा ठीक है यार, इसको झुंझुना पकड़ाओ 4 साल के लिए। अच्छा, उसके बीच में आप कहते हैं आपने ऑर्डर कर दिया, प्लेन थोड़ी ना बन के बैठी हुई है वहां पर कि प्लेन आपके पास आ जाएगी। प्लेन के ऑर्डर करने के 8-10 साल बाद, 4 साल 5 साल बाद उसकी डिलीवरी शुरू। जिस समय डिलीवरी शुरू होगी तमाम और तरह की चीजें हो सकती हैं, फिर अगला एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, आप डिलीवरी कैंसिल कर दीजिए। ऐसा तो है नहीं कि आपने डिलीवरी बोल के और आपके लिए कोई प्लेन बना तो वो जो है वो आपने कैंसिल कर दिया तो आपको कोई फाइन लगना। उसमें बहुत सारे उसमें लूप होल्स होते हैं जिसको आप कर। दूसरा है कि हथियारों का जो ये है, तो उसमें भी मैं देख रहा था कि जिस तरह के हथियार खरीद रहे हैं वो तमाम यानी वो जो फैंसी वेपन्स है ना, कि चीनूक हेलीकॉप्टर्स ले लिया आपने, अटैक हेलीकॉप्टर्स खरीद लिए, उनके आपके ओवरऑल सुरक्षा में उसकी क्या रोल है वो जरा क्लियर नहीं है। वो इसलिए क्लियर नहीं है कि अगर जैसे फर्ज करें सऊदी अरब ये आर्म्स खरीद रहा है तो किसके लिए खरीदे? जो आर्म्स उन्होंने खरीदे हैं उसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि बहुत कि वो जो आर्म्स खरीद रहा है उसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि उनको इस बात का शक है कि कहीं उनके अगेंस्ट यानी एमबीएस के अगेंस्ट तख्ता पलट तो नहीं होने वाला। क्योंकि कहने का मतलब कि अटैक हेलीकॉप्टर आप सऊदी अरब में अगर अटैक हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं तो वो तो सऊदी अरब के कोई आसपास के जो यानी उसके ज्योग्राफी में जो रहता है उसके लिए खरीद रहे हैं ना। अटैक हेलीकॉप्टर सऊदी अरब से ईरान तो नहीं पहुंच सकता। तो मुझे तो ये लग रहा है कि उनका डर जो है वो बेसिकली इससे है कि कहीं है ना इस तरह की कोई coup जो है वो मोहम्मद बिन नायफ वाला अंजाम ना हो जाए जो बिन सलमान ने जी। हाँ, तो अब वो चीज यहाँ पे उनकी नजर आ रही है। दूसरा ये कि अगर आप अंसारुल्लाह के हिसाब से भी ले रहे हैं तो अंसारुल्लाह के हिसाब से भी वो चीजें जो है वो कामयाब नहीं है, क्योंकि ये जो ग्रुप्स हैं ये लोग सब लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और ड्रोन्स पे डिपेंडेंट हैं। इसमें अटैक हेलीकॉप्टर क्या करेंगी, या अगर आप नए प्लेन्स खरीद रहे हैं तो वो प्लेन्स तो जाहिर है कि उसका यूज आप वॉर में कर सकते हैं, लेकिन अगेन उसकी लिमिटेड यूज होती है अनलेस कि अमेरिका आपको उसके लिए यानी लाइव इमेजरी न दे, उसके लिए मिडवे रिफ्यूलिंग ना करे, यानी वो उसी वॉर में काम आ सकता है जिसमें अमेरिका भी शामिल। ठीक है, exactly. जहां तक एंटी एयर सिस्टम का सवाल है तो अगेन डील होना और मिलने। अभी अमेरिका के अंदर उनके अपने यूनिट्स के लिए एंटी एयर सिस्टम जो हैं वो उतने नहीं हैं। एक जो रीजन था कि ये इन्होंने अंसारुल्लाह के खिलाफ युद्ध बंद किया वो ये भी था कि बड़ी तादाद में इन्होंने मिसाइलें मारी, जिसके कारण इनका अपना जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व था वो कम हो गया और अब इनको लगने लगा कि इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो अब वो यानी वो क्वालिटेटिव जंप इन कंट्रीज को नहीं देता है, लेकिन अमेरिकन को जितनी खुशी हथियार बेच के होती थी, और बेच भी बहुत ज्यादा कुछ बेच भी तो नहीं सकते ना, एक लिमिटेड चीज बनाते हैं। चाइना तो है नहीं कि भैया सुई से लेके जहाज तक हर कुछ बना रहे हैं तो आप सब कुछ उनसे खरीदेंगे। अमेरिका तो जो बनाता है वही ले सकते हैं, तो वो हथियार है। और कुछ ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें उनका डोमिनेंस है, जैसे एरोप्लेन है, सिविलियन एरोप्लेन है, तो ये सारी चीजें हैं। तो वही वहां पे मुझे नजर आई, मुझे कोई क्वालिटेटिव जंप जो है वो वहां अभी तक नहीं दिखा। शाही साहब, मैं एक एनालिसिस पढ़ रहा था ये ईरान के एक राइटर का, और वो इसी में डिटेल में गए थे जो डील्स हुई थी, और उनका असेसमेंट ये था कि सऊदी अरब को ये सारी चीज़ें इससे बहुत ज़्यादा कम कीमत पर मिल सकती थी, लेकिन अगर सऊदी अरब के पास ऑप्शन होता तो। आप किस हद तक सहमत इस बात से? बिल्कुल, देखें, एक मकसद जो डोनाल्ड ट्रंप का था वो ये था कि वो मिडिल ईस्ट में चाइना के रोल को कर्टेन करना था। और ये जो सारे प्लेटफॉर्म्स वहां पे आप देख रहे हैं ये सब चाइना के पास भी हैं और सब्सटैंशियली चीपर यानी उसमें मिल रहा है। लेकिन मसला ये है कि आपको अपीजमेंट भी तो करना है, यानी पैसा इनके लिए बहुत ज़्यादा इशू नहीं रखता। तो जाहिर है कि वो दो चीज़ें हैं, एक तो आपने अपीज कर दिया, और दूसरा ये भी कि अगर आप चाइना से खरीदेंगे तो वो और भड़केंगे, अमेरिकन और भड़केंगे, क्योंकि उनका तो पूरा मकसद ही है कि इस रीजन में चाइना को के उसको कर्टेल करना। हालांकि चाइना के मल्टी फैसेटेड
यानी एक्सपोर्ट होते हैं, वो इस पे अमेरिका जैसा डिपेंड नहीं करता कि आपने चाइनीज हथियार नहीं लिए तो अब उसको बुरा लग गया। तो आप हथियार नहीं लिए, आप स्टील ले लीजिए, स्टील नहीं ले रहे हैं तो बिल्डिंग मटेरियल लीजिए, वो नहीं ले रहे हैं तो कुछ और खरीद लीजिए, उनके पास तो तमाम चीज। तो वो एक बैलेंसिंग एक्ट जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है कि चाहे वो कतार हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, कोई भी चाइना के इन्फ्लुएंस को वो लिमिट तो कर सकते हैं, वो उसको खत्म नहीं कर सकते खित्ते में, क्योंकि बहुत वाइडर इन्फ्लुएंस चाइना का वहां पे देखने को मिल रहा है। लेकिन ये भी नहीं है कि वो प्लेटफॉर्म जो उन्होंने खरीदी हैं, जो चीजें उन्होंने ली हैं, वो चाइना से वो खरीदें ताकि वो अमेरिका और गुस्सा हो जाए, तो ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो शायद ये जहन में रहा होगा जब इस तरह की डील की बात। शाहिद साहब, आपने अपीजमेंट की बात की, कतर ने ट्रंप को एयरक्राफ्ट देने की बात कही है, और ट्रंप एक इंटरव्यू में कह रहे थे भाई कांग्रेस ने जो एयरक्राफ्ट दिया हुआ है 40 साल पुराना है, तो इसलिए मैं कबूल कर रहा हूं उसका। तो ये एक होड़ सी लगी हुई है इन मुल्कों में अपीजमेंट की। देखिए, नॉर्मल केसेस में तो ये कहीं नहीं हो सकता कि आप फ्री में कोई चीज एक्सेप्ट कर लें और आपका यानी देखिए आप पोजीशन ऑफ पावर में है ना, पोजीशन ऑफ पावर में आप उसको एक्सेप्ट करें। लेकिन वो ट्रंप उस तरह की पर्सनैलिटी है और अमेरिका उस तरह का कल्चर है। आज बहुत सारे कांग्रेसमैन अमेरिका के ये कह रहे हैं कि ये तो सीधा साधा जो है वो घूस है, मतलब ये ब्राइब है, सीधा साधा ब्राइब है जी। तो ये जो इजरायली लॉबी जो उन सीनेटर्स को पैसा देती है, वो ब्राइब नहीं है क्या? वो डायरेक्ट ब्राइब है। तो मतलब आपका जब मन करेगा जिस चीज को ब्राइब बताएंगे और किसी चीज को ब्राइब नहीं बताएंगे, क्योंकि वो आपके उसको अब यानी नागवार गुजर रहा है, तो ऐसे काम नहीं करता। या तो इस पे आपका एक स्टैटिक पोजीशन, या तो ऐसा हो कि आप जो है वो हर जगह हर इस तरह का फॉरेन इन्फ्लुएंस के खिलाफ जो है आप आवाज उठाएं। तो या तो ये संभव है, या ये संभव है कि आप जो है आवाज ना उठाएं। ये नहीं हो सकता कि प्राइवेट लेवल पे सीनेटर और कांग्रेसमैन जो है वो कहीं से डील यानी इजरायली लॉबी और तमाम लॉबी जो है, इवन जो गल्फ कंट्रीज की भी जो लॉबी है, उससे भी आप ले सकते हैं, ले रहे हैं, और कोई उसको प्लेन दे रहा है तो आप नहीं कर रहे हैं। कि भाई जब आपने ब्राइबरी को स्ट्रीमलाइन कर दिया, जब आपने ब्राइबरी को एक सिस्टम का हिस्सा बना दिया, तो फिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन उसको ले रहा है, कौन उसको क्या ले रहा है और कितना ले रहा है। फिर क्वांटम इज नॉट एन इश्यू जी। वो आपकी औकात है भाई। वो ट्रंप तो ये कह सकते हैं कि आपकी औकात है भाई, तुम सीनेटर हो, तुम्हारी औकात $3 लाख की है और मैं प्रेसिडेंट हूं, मेरी औकात $400 मिलियन की। जी शाहिद साहब, एक एंगल इसमें यह आ रहा है कि अमेरिकन मीडिया और मैंने बाकी और भी वेस्टर्न मीडिया, एपी का एक आर्टिकल था, ट्रम्प्स मिडिल ईस्ट विजिट कम्स एज हिज फैमिली डीपेंस इट्स बिजनेस क्रिप्टो टाइज इन द रीजन। और वॉशिंगटन पोस्ट का, ट्रम्प्स मिडिल ईस्ट ट्रिप मार्क्ड बाय पोटेंशियल प्राइवेट बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट्स। न्यूज़वीक की भी इसी तरह है, ट्रम्प्स फैमिलीज बिजनेस टाइज टू द मिडिल ईस्ट एक्सप्लेन। एक एंगल ये लेके चल रहे हैं कि ट्रंप ये जो दौरा करके आए हैं, इसमें अमेरिका का फायदा हो उससे ज्यादा ये अपनी फैमिली को और उनकी जो अपनी इंडस्ट्रीज को, जो उनके बेटे और उनके दामाद संभाल रहे हैं, उनको फायदा पहुंचा रहे हैं, या अपनी फिर पार्टी के लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। इसको थोड़ा सा, इससे आप सहमत हैं, यानी है ऐसा एंगल? अगर है तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अपने यानी पर्सनल जो उनके इंटरेस्ट हैं उसको इसमें सर्व कर। लेकिन मेरा फिर से वही कहना है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पूरी की पूरी चीज जो है वो हास्यास्पद है, मतलब वो लेकिन कहने का मतलब है कि इसमें सेलेक्टिव नहीं होना। अब मेरा ये कहना है कि जो बाइडन के बेटे जो हैं वो हंटर बाइडन, हाँ, वो जब यूक्रेनियन कंपनी बुरिज्मा में वो कंसल्टेंट बने, तो उनको क्या डिग्री थी? क्या वो उनका ऑयल सेक्टर से कोई लेना देना है? क्या उनका एनर्जी सेक्टर से कोई लेना देना है? क्या वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में उन्होंने पहले काम किया है? किस बिना पे वो उसमें कंसल्टेंट थे और उनको किस लिए पैसा दिया जा रहा? बड़ा क्लियर है कि ये इसको कहते हैं कि भाई आप अपीज करते हैं, आप एक करी फेवर करते हैं, अंग्रेजी में हम एक वर्ड यूज करते हैं, करी फेवर करना, तो वो आप करते हैं।
तो वो करी फेवरिंग आपकी औकात है, आप छोटे लेवल पे कर रहे हैं, ये बड़े लेवल पे कर रहा है। मैं बार बार यही दोहरा रहा हूँ कि ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो पहले नहीं होती रही है, उसके स्केल को इसने बड़ा कर दिया, इसने घूस को बड़ा कर दिया। ये क्रिप्टो का पूरा मामला जो है मतलब बिल्कुल क्लियर ब्राइबरी है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हाउ इज इट डिफरेंट देन व्हाट हंटर बाइडेन डिड विद बुरिज्मा। तो ब्राइबरी तो वो भी है कि ये भाई वहां आप फैमिली मेंबर कह रहे हैं, वहां आप फैमिली मेंबर नहीं था, वो भी तो फैमिली मेंबर ही है ना। तो अंग्रेजी में हम ये कहावत कहते हैं कि अ सीजर वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन, कि राजा की मतलब रानी जो है उसको भी सस्पिशन से ऊपर उठे रहना है। राजा का ही सिर्फ ये नहीं है जिम्मेदारी की वो सस्पिशन से ऊपर उठे, तो वो चीज तो वहां भी है। तो मुझे ये डाइकोटमी जो है वो समझ में नहीं आती। जिन अखबारों का आपने हवाला दिया जी, ये सारे के सारे मोस्टली ये जो है ये प्रो डेमोक्रेट अखबार हैं, तो जाहिर है कि इनको यहाँ पे इनको ये दिख रही है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है भी, तो कोई दो राय नहीं है कि कोई इससे डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन इन्हीं अखबारों को बुरिस्मा वाले इश्यू में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिख रही थी। तो मैं ये कहता हूँ कि यहाँ चूंकि यूएस में सारे जो विंग्स हैं, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो, सब चूंकि पार्टीजन होते हैं, यानी वो एक आइडियोलॉजी की तरफ उनका झुकाव होता है दूसरे आइडियोलॉजी के खिलाफ, तो वो चीज मीडिया में भी है और वो इतनी मुझे कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जी। शाही साहब, सऊदी अरब को ट्रंप प्रशासन की ओर से एनरिचमेंट प्रोग्राम और न्यूक्लियर प्लांट इस पर डील होने की जो खबरें हैं, इसके बारे में एक चीज़ ये देखने में आई कि पहले जो बाइडन का ये था कि हमारी शर्त ये रहेगी कि सऊदी अरब पहले इजराइल को मान्यता दे, उसके बाद इस तरह का समझौता हो पाएगा, न्यूक्लियर डील हो पाएगी। और अब वो शर्त ट्रंप ने हटा दी है। इस पे डेमोक्रेट्स की तरफ कुछ जो कांग्रेसमैन हैं उनकी तरफ से एक एतराज़ भी आया है। 8-9 लोगों ने एक लेटर लिखा है कि आपने क्यों इस शर्त को हटा दिया। आपको क्या लगता है कि ट्रंप क्यों प्रोसीड कर रहे हैं, क्यों इतनी बुनियादी शर्त से को उन्होंने नज़रअंदाज किया होगा? देखिए, ये चीज भी अटक सकती है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स। इजराइल को अपीज करना इसलिए इंपॉर्टेंट था सऊदी अरब के लिए यहाँ पे, क्योंकि बिना इजराइल को अपीज किए हुए, बिना इजराइल का पैसा खाए हुए सीनेटर और जो कांग्रेसमैन है उनके बिना ये डील जो है वो पास नहीं होता हाउस में। वहां इसकी मतलब पूरी गुंजाइश है कि वो इनको होने नहीं देंगे अगर आप जब तक उनको नहीं करें। ट्रंप के केस में दो चीज है। अव्वल तो ये कि ट्रंप को ये लग रहा है कि हम इसको पास करवा ले जाएंगे, क्योंकि देखें ट्रंप वो जिसको कहते हैं कि पेशेंस से काम नहीं लेते। किसी भी रिपब्लिकन सीनेटर या इसका ये औकात नहीं है कि वो ट्रंप की खिलाफवर्जी करे और वहां पे अगले इलेक्शन में वो जीत जाए। तो या तो ट्रंप को ऐसा लग रहा है कि इस चीज को याद रखें कि बाइडन के सेकंड टर्म की तुलना में, अगर आप याद रखें इसको, बाइडन के सेकंड हाफ की तुलना में डोनाल्ड ट्रंप का बहुमत दोनों में है, सीनेट में भी है और उसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी है। तो उसको पास कराने के लिए ज्यादा, यानी इनके लिए ज्यादा आसान है, तो शायद इसलिए भी। और दूसरा ये कि जो एक अभी न्यूज आ रही है कि नेतन्याहू के अपने जो उसके तरीक़ाकार है उससे फ्रस्ट्रेटेड हैं और इनको ये लग रहा है कि हम जल्दी इन चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा ये कि कुछ जगहों पे ये भी खबर आई है कि नेतन्याहू और माइक वॉल्स के थ्रू इनको जो पुश कर रहे थे ईरान पे हमला करने के लिए, वो इनको नागवार गुजरा है। क्योंकि देखें इसका पर्सनालिटी ट्रेट डोनाल्ड ट्रंप का आप देखें तो उसमें एक चीज उस आदमी को बहुत नागवार गुजरती है कि अगर इंटरनेशनली उसको ये लगता है कि लोग ये समझ रहे हैं कि वो किसी की चाबी कठपुतली है और उस चाबी किसी के हाथ, ये उनको बड़ा नागवार गुजरता है। उसको लगता है कि ये मेरे यानी अहम पे जो है वो एक चोट है, मेरे उस पे चोट है। तो उसके लिए हो सकता है कि ये फॉर द टाइम बीइंग उन्होंने ये किया है। लेकिन जैसे वो न्यूक्लियर डील और वो तमाम चीजें हैं, वो लंबा प्रोसेस है। उसमें जैसे आपको याद होगा भारत के साथ भी हुआ था, तो बड़ा लंबा प्रोसेस था, कई साल लगे और तमाम चीजें हुई, पर वो डील हो गई था। तो अब देखते हैं कि वहां पे कांग्रेस में इस पे क्या रुख रखता है और जो इजरायली लॉबी के जो सीनेटर हैं जो दोनों पार्टी में हैं वो इस पे क्या बोलते हैं।
जी शाहिद साहब, खुद सऊदी अरब की इकोनॉमी की स्थिति अगर देखा जाए, सऊदी अरब का शुमार जाहिर है धनवान देशों में होता है, लेकिन अगर इसका बजट देखा जाए, पिछले 10 साल को मैं देख रहा था रिकॉर्ड जो बजट डेफिसिट है 2022 को छोड़ के लगातार बजट डेफिसिट है। आपको लगता है उसकी इकोनॉमी में इतनी गुंजाइश है कि इतना खुल के और जो रीजनेबल नहीं है उसके बावजूद वो खर्च कर पाए? अलबत्ता आपने एक इशारा किया कि एग्जीक्यूट होने में और डील होने में बड़ा फर्क है, थोड़ा इस पे अगर रोशनी डालें। देखिए, वो एक वाइड स्प्रेड प्रोग्राम उन्होंने अपना वो शुरू कर रखा है इसको लेके कि हम तमाम और सेक्टर्स में जाके और वहां पे भी यानी हम डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करेंगे ऑयल प्रोग्राम द्वारा। अब मसला ये है कि अगर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जहां अभी हैं वहां रहती हैं तो उससे बजट डेफिसिट इनफैक्ट सऊदी अरब का रहेगा, यानी उस प्राइस पॉइंट पे वो बहुत ज्यादा पैसा नहीं ला सकते, और पैसा नहीं ला सकते साथ में बहुत ज्यादा वो कैपेक्स के लिए पैसा नहीं निकाल सकते, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा नहीं निकाल सकते। तो वो एक डर बना रहेगा। अब ये देखना है कि वो जो डाइवर्सिफिकेशन का उनका तमाम चीज है, वो न्योम शहर और पता नहीं क्या और टेक्नोलॉजी सेंट्रिक हब और ये सब, इसका देखिए इसको बनने में टाइम लगता है, इसके डिलीवरी में टाइम लगता है, और इससे कितना ज्यादा आप फिनेंशियल गेन्स अचीव कर सकते हैं वो अभी समझ में नहीं आ सकता। वो इसलिए समझ में नहीं आ सकता क्योंकि हमें पता नहीं है कि आपने अपनी डोमेस्टिक आपने अपने डोमेस्टिक जो वर्कफोर्स है उसको कितना ट्रेन किया है इसके लिए, और वो कितना उस पर आपकी डिपेंडेंसी कितनी है। तो ये सारी चीजें अभी वहां पे है जिसको देख के फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता कि इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म क्या, लेकिन वही है कि एटलीस्ट हेडलाइन मेकिंग चीजें तो हैं, इससे हेडलाइन तो मैनेज हो जाती हैं, लोगों को ये लगता है कि अच्छा चलो कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है नुआंसेस, जनरल जनता जो है वो इतनी नुआंसेस में नहीं जाती। तो आई थिंक वो हिस्सा जो है वो प्रोबेबली उसमें कई साल लगेंगे, तब हमें पता चलेगा कि इसके कुछ असरात जो है वो देखने को मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे, या क्या किस तरह से ये अनफोल्ड होता है। जी शाहिद साहब, आखिरी में आप चाहूँगा, आप अलबत्ता हमारे इस टॉपिक्स थोड़ा अलग है, ट्रंप और नेतन्याहू के बीच डिफरेंसेस की जो बात है वो वाकई सीरियस लगती है आपको? देखिए, फ्रस्ट्रेशन वगैरह हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन वगैरह हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ट्रंप का जो पर्सनालिटी ट्रेट है उसमें नेतन्याहू जैसे से फ्रस्ट्रेट हो जाना बड़ा आसान है, मतलब वो तो फ्रस्ट्रेटिंग आदमी है ही, वो चाहे वो कोई भी। लेकिन जिस तरह का ये 70 सालों का या उससे ज्यादा इन दोनों के जो संबंध रहे हैं इन दोनों देशों के, और जैसे एक दूसरे के जेनोसाइड में हेल्प एक दूसरे को करते रहे हैं, उससे ये नहीं लगता कि कोई एक बड़ा रप्चर जो है वो नजर आएगा। छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं, जैसे जाहिर ओबामा ने विरोध देखते हुए भी JCPOA पे साइन किया था, तो यानी जहां पे बिल्कुल ऐसी स्थिति आ जाए कि अमेरिका को ये लगने लगे कि हमारे अपने इंटरेस्ट जो हैं वो यहाँ पे खराब हो रहे हैं, तो वहां पे उनको साइडलाइन किया जा सकता है, और वो साइडलाइन होते वहां पर नजर आ रहे हैं। जो हमने देखा कि ईरान के साथ ये मुज़ाकरात शुरू हुए, ये तो नहीं चाहते, ये तो गए थे बॉम्बिंग कैंपेन का वो लेके, ब्लूप्रिंट लेके, लेकिन वो हुआ नहीं, उस समय नहीं हुआ फिलहाल। हालांकि अभी भी पूरी कोशिश यही है, जो प्रो इजरायली एलिमेंट हैं, चाहे रूबियो हों, चाहे इस तरह के लोग हों, टॉम कॉटन हों, निकी हेली हों, और इस तरह के जो लोग हैं, उनका अभी भी उनकी कोशिश यही है कि इसको डिरेल किया जाए, लेकिन वो मतलब वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वहां पे एक अपना कोर्स लेना चाहते। जैसा मैंने कहा ना कि वो इंटरनेशनली ये नहीं दिखना चाहते कि वो उनमें कोई चाबी फंसा है, तो एक चीज वहां पे वो नजर आ रही है, तो उसको लेके मोमेंटरली फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, लेकिन ये जो स्प्लिट जैसे शब्द हैं मैं उस पे मेरा बहुत ज्यादा जो है वो। जी शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छी तरह उन पहलुओं पर रोशनी डाली जो इस वक्त नजर नहीं आ रहे हैं, जिस वक्त जो मीडिया का हंगामा है, जो शोर इस दौरान देखने में आया ट्रंप के विजिट के दौरान और उसके बाद, वो उस शोर में फिर ये हकीकतें
छुपी रह जाती हैं, लेकिन इस पर तवज्जो जाना ज़रूरी है और ख़ास तौर पर सऊदी अरब के आवाम के तवज्जो इस पर जाना ज़रूरी है, इसलिए कि जो सरमाया इस वक्त खर्च हो रहा है वो सऊदी अरब की मौजूदा नस्ल और आइंदा नस्लों का है, उसे सही से और सही दिशा में खर्च होना चाहिए। शाहिद साहब बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। शुक्रिया। मीडिया स्टार वर्ल्ड की तरफ से आज की पेशकश कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।